नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन हुआ तो दिल्ली में बीजेपी का मंथन। एक तरफ सवाल था कि कैसे प्रदेश में सरकार को रिपीट किया जाए और महत्वाकांक्षी योजनाओं की सफलता के बाद लगातार 4 साल के बजट की घोषणाओं में से 80% के आसपास पूरा करने के बावजूद कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोप सभी सफलताओं पर चुनावी साल में हावी हो जाएंगे। तो दिल्ली में मंथन हो रहा था कि कैसे 2023 में होने वाले 9 राज्यों के चुनाव में जीता जाए और 2024 के लिए तैयारी की जाए। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 1 साल का एक्सटेंशन भी दे दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश साफ दिया कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि मोदी आएंगे चुनाव जीता जाएंगे। जमीन पर लगातार काम करते रहने की जरूरत है। संदेश राजस्थान को था, छत्तीसगढ़ को था, मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के लिए। तो क्या इन 2 दिनों की दोनों पार्टियों की बैठक के बाद चुनावी शंखनाद हो गया है? आज बात इसी मुद्दे पर। 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी। चार साल की हमारी उपलब्धि है शानदार, बेमिसाल। सोशल सिक्योरिटी ये अब देश में मुद्दा बनना चाहिए। राजस्थान सरकार के सामने चुनौती है, जो माहौल बना है उसको बनाए रखना और जिन मुद्दों पर घिर रही है उनसे खुद को किसी तरह बाहर निकालना। और इसीलिए 2 दिन के चिंतन शिविर में भ्रष्टाचार, पेपर लीक और क्राइम रिकॉर्ड ही छाया रहा। तो दिल्ली में 23 के रास्ते कैसे 24 को जीता जाए, ये चिंता सताती नजर आई। चिंता के बीच शंखनाद के मायने क्या है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केसरी सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ हैं। नरेश, पहला सवाल आपसे, क्या तमाम योजनाएं एक तरफ और एक चक्रव्यूह एक तरफ, जिसमें क्राइम रिकॉर्ड है, जिसमें पेपर लीक है, जिसमें भ्रष्टाचार है, अपने ही नेताओं के बदलते बदलते सुर हैं, क्या इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि बार बार इसी का जिक्र होता है? देखिए, 2 दिन का जो चिंतन शिविर है उसको लेके मुख्यमंत्री ने जो आज बात कही, तो उन्होंने उससे विभागवार बात करने के बजाय जो आपने 3 पॉइंट बताए जी, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे अन्य जो मामले हैं जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इसी पे फोकस रखा और उन्होंने बताया कि सरकार ने क्या काम किया। ये सही है कि ये सरकार का ही मानना, मुख्यमंत्री का मानना है कि पेपर लीक ऐसी घटना है जिसके कारण चाहे जितनी कोशिश करे उसके बाद भी ये घटना हो रही है और वो उनकी जो मेहनत है उस पर पानी फेर देती है। तो सरकार बिल्कुल सीरियस नज़र आ रही है, क्योंकि जो मीटिंग हुई थी, ये जो चिंतन शिविर हुआ था, उसमें बिल्कुल इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की गई थी कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए। तो नौकरी से हटाना, बुलडोजर चलाना, ये सरकार के एक्शन है। और जो बात कह रहे हैं कि खुद के ही जो एक चक्रव्यूह में घेरने की बात है, सवाल उठा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही, एक नेता ने सवाल उठाया था, उसका जवाब भी आज हमने मुख्यमंत्री से मांगा था। तो उनका ये कहना था कि नहीं, हम दलालों पे नहीं, सरगनाओं पे ही कार्रवाई कर रहे हैं जी। और इतना ही नहीं, ये तो पेपर लीक का मामला हुआ, इसके अलावा अन्य जो सरकार के प्रोजेक्ट है, जो काम काज है, आज उन्होंने उदाहरण दिया कि जो शहरों के संग अभियान है, प्रशासन शहरों के संग अभियान, उसमें भी अगर कोई लापरवाही बरतता है तो उसको एपीआर सस्पेंड मत करिए, उसको बर्खास्त कर दीजिए जी। यानी कि सरकार इस बात को लेकर जरूर चिंतित है कि जो भी वो काम कर रही है, जो उसकी योजना है, वो धरातल पे लागू होनी चाहिए और उसकी क्रियान्वित होनी चाहिए और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त। आरसी चौधरी जी, कांग्रेस में ऐसा नहीं लग रहा है कि मानो वन मैन शो चल रहा है, कि जो मुद्दे मंत्रियों को बताने चाहिए, अपने अपने डिपार्टमेंट के बताने चाहिए, जो काम प्रवक्ताओं को करना चाहिए, वो काम भी आज की तारीख में मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के लिए ना सिर्फ जवाबदेह है, प्रतिबद्ध है, संवेदनशील है और उनके तमाम जो जनता के बीच में हमने 2722 जो घोषणाएं की, उनको लेके किस आधार तक, किस धरातल पे वो कितनी पहुंची, उसकी तमाम जो समीक्षा बैठक है 2 दिवसीय इस चिंतन शिविर के माध्यम से
माननीय मुख्यमंत्री ने किया। सभी का जो प्रेजेंटेशन है विभाग के मंत्रियों द्वारा दिया गया, ना कि किसी सरकारी अमले के द्वारा दिया गया हो। इसलिए निश्चित रूप से जब मीडिया के सामने, प्रेस ब्रीफिंग के सामने जब बात आती है, तो जो कल जो दिन बीता वहां पे एक मंत्री ने आके प्रेस ब्रीफ की, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, और तमाम मीडिया के साथ ही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री मीडिया से जितने फ्रेंडली हैं और मीडिया के सामने बातें रखते हैं, तो निश्चित रूप से हर कोई चाहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा जाए। ये मुख्यमंत्री की जो जवाबदेही है उसी का श्रेय है कि जो 9 उपचुनाव है उसमें से 7 में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। जो हमने घोषणाएं की उनमें से 96% को हमने वित्तीय स्वीकृति कर दी। जो हमने घोषणा पत्र लेके आए थे जनता की अदालत से, जो 2018 के अंदर में सरकार बनाने के समय दिया था, और सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे, रामेश्वर डूडी जी नेता प्रतिपक्ष थे, तमाम जो चीजें घोषणाएं हमने जन घोषणा पत्र बनाया था, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने सरकार का सरकारी दस्तावेज बना के संकल्प पत्र बनाया, और उसकी 77% घोषणाएं पूर्ण कर दी गई। 19% घोषणाएं हैं वो क्रियान्वित के पथ पे हैं। कुछ घोषणाएं हैं जो केंद्र सरकार के नियमों के अधीन आती हैं। इसलिए तमाम सब चीजें जनता के बीच में लेखा जोखा रख रहे हैं। सर, जिनका जिक्र आप करें वो राजस्थान के एक कोने से कह रहे हैं कि दलालों पर नहीं, सरगनाओं पर कार्रवाई कीजिए, और जयपुर में बैठकर कहा जा रहा है कि हम सरगनाओं पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। यह आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखिए, जब राजस्थान की जनता ने 73 विधायकों के साथ में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त विपक्ष भूमिका के तौर पे चुना, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी विपक्षी भूमिका निभाने में नाकाम रही जी। वो जनता की अदालत में थे, आज भी अब ये कह रहे हैं कि आपके नेता ही विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर जब जनता की आवाज को आप मुखर नहीं करेंगे अपने व्यक्ति के सामने, जब जनता की अदालत में, तो अंतिम चुनाव के समय में जाना ही होगा। इसलिए जनता की आवाज को अगर जनता के मन से मुखर किया जाता है तो कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, 2 दिन यहां चिंतन हुआ है और दिल्ली में मंथन हुआ है, तो पहला तो यही मान ले कि शंखनाद हो गया है दोनों ही तरफ से। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, बड़ा रोचक बात होती है कि 5 साल का जो ये पूरा टेन्योर होता है, चाहे वो बतौर पक्ष हो या विपक्ष हो, आपने 4 साल क्या किया उसका लेखा जोखा आप जनता के बीच में उस 1 साल में लेके जाते हैं। आपने कैसे विपक्ष की भूमिका निभाई, क्या आप जनता के मुद्दों के लिए सड़कों पे आए या ना आए, या आप अपने घर पे बैठे रहे, विदेश में रहे, दिल्ली में रहे, या किसी फार्म हाउस में रहे। वैसे ही पक्ष की बात, सत्ता की बात है कि 4 साल ने आप क्या जनता के लिए कुछ किया, क्या बजट लेकर आए, सड़कें बनाई नहीं बनाई। अब वो 1 साल होता है जब आपको परीक्षा देनी होती है। अब जब ये चिंतन शिविर नाम की जो ये चीजें होती हैं, बैठकें होती हैं या कार्यकारिणी होती है, इसमें दरअसल आप अपने कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि भैया हमने जो 4 साल किया या नहीं किया या जो भी कुछ हुआ, अब आप जनता के पास जाएं, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का काम करते हैं कि आप जनता के पास जाएं और उनको ये कहें कि हम बहुत अच्छी सरकारें रही हैं, या तो हमें सत्ता में वापस लेकर आओ या हमारी सरकारें जो अभी हम हैं उसको रिपीट करो। तो ये जो 1 साल है उसका मंत्र आज नरेंद्र मोदी ने भी फूका। हालांकि नरेंद्र मोदी ने तमाम वो बातें कही जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि हमको हमेशा वोट की राजनीति, चुनाव की राजनीति नहीं, सामाजिक समरसता, राष्ट्रवाद की बात कही। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ये हम थे जिसने सर्जिकल स्ट्राइक करी। वो याद दिला रहे हैं बार बार और चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के जो पिछले 8 साल की योजना है वो लोगों तक लेकर जाए। ठीक उसी तरह जैसे अशोक गहलोत ने अपने मंथन में ये कहा कि बहुत हुआ, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसकी छुट्टी होगी। उन्होंने बताया कि पेपर लीक में सरकार कितनी सजग है, पेपर लीक से लेकर उन्होंने तमाम मुद्दे कहे। तो अब ये 1 साल होता है जब आप अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं, या ये क्या कह सकते हैं कि उनको इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 4 साल हमने बहुत कुछ किया आपके लिए और हम अगर आप रिपीट कराएंगे तो हम आगे भी करेंगे। हालांकि आज की लेकिन इसमें 1-2 चीज और कॉमन थी। एक कॉमन ये था कि दोनों तरफ से इनडायरेक्टली इशारा था कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ इशारा यह भी था कि जो अच्छे काम किए गए वो तो हैं, लेकिन नाकामी जोर से चिल्लाती है। जैसे सफेद चादर पर अगर धब्बा लग जाए तो चादर कम दिखती है, धब्बा ज्यादा दिखता है। उसकी चिंता भी दोनों को सता रही है। केसरी सिंह जी, क्या यही चिंता दोनों के जहन में कि हमारे अच्छे काम पहुंच जाए और जो एक धब्बा है उसको किसी तरीके से उन अच्छे कामों के जरिए हटा दिया जाए या कम से कम उसको छुपा दिया जाए? देखिए, राजस्थान से शुरू करते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें और अशोक गहलोत साहब की बात करें जिन्होंने आज चिंतन शिविर या चिंता का शिविर जो इन्होंने आज लगाया, आप देखिए अगर पिछले बजट पर नज़र डालें, जो भी 8 फरवरी को अगला बजट आ रहा है, पिछले बजट पर नज़र डालें तो राजस्थान के जीएसडीपी करीब 13,34,000 करोड़ की जीएसडीपी है। और उसमें इन लोगों ने ये माना था कि हम इस साल में करीब 2,73,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, यानी करीब रोज के 750 करोड़ रुपए।
योजनाएं बहुत अच्छी हैं। पहले अगर पूरे हिंदुस्तान में हम देखें तो पहले 5 राज्यों के हिसाब से इन्होंने 11.6% की इन्होंने ग्रोथ भी दिखाई, मगर क्रियान्वयन के मामले में जब कांग्रेस बटी हुई दिखाई दी और इस तरह के जो ये मुद्दे आ रहे हैं अभी, जिसमें सरगनाओं को पकड़ने की बात हो रही है, क्रियान्वयन के मामले में जब मंत्रियों ने अपनी खुद की पंचायती रखी, क्रियान्वयन के मामले में कांग्रेस कहीं ना कहीं फेल हुई है। एज फार एज प्लानिंग पार्ट इट वॉज वेरी गुड। अब आते हैं राष्ट्र स्तर के ऊपर। अगला 1 साल, यानी आज खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि करीब हमारे पास 400 दिन का समय बचा है। टोटल आप देखिए 21% लोकसभाएं अभी चुनाव के लिए जा रही हैं। 28 करोड़ की जनसंख्या अभी अगले 400 दिनों में इफेक्टेड होने वाली है, जो वोट देने वाली है। इतनी बड़ी जनसंख्या को और करीब 1,72,000 पोलिंग बूथों पर इनकी नजर है। तो अभी वो इस डिटेल में सर, क्या केसरी सिंह जी इस दौरान इस पर भी ध्यान जा रहा है कि 2011 के बाद से सेंसेक्स नहीं हुआ है, जनगणना नहीं हुई है, डाटा नहीं है, और 24 में अगर आपको जाना पड़ेगा तो तय करना पड़ेगा कि कितने गरीब और हैं वो पात्रता से बाहर हैं। बिल्कुल सही, ये मैं आपको बता रहा हूं 2011 के बाद ये जो जनगणना नहीं हुई है, मगर ये जो हम ये मान के चलते हैं कि हमने 90, 95, 96% लोगों को आधार कार्ड से जोड़ लिया है, तो हम एक अंदाजा लेके चल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, जैसे अपन चार्ट्स बनाते हैं, तो उसमें एक अंदाजा लेके चल रहे हैं कि हमारे पास तकरीबन इतनी जनसंख्या है। मगर एक और जो डिमांड उठ रही है, जो भी बिहार में आपने देखा बड़ी प्रखरता से उठी है, वो है जातीय जनगणना। क्यों उठ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जगह जगह आरक्षण का, जैसे ओबीसी के अंदर वर्गीकरण, हम देख रहे हैं कि और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हर जाति स्पेसिफिक अपनी बात कहना चाहती है। एक आपका 30 सेकंड्स और लूंगा। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हैं वो चाहे अपनी तरफ से कितने भी वन मैन जैसे आप बता रहे थे और कितने भी कार्यगर हों, उनके पीछे एक बहुत बड़ी जाति का सपोर्ट नहीं है, जिसके कारण वो अपना प्रेजेंस या अपनी क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस उतना नहीं दिखा पाते। लेकिन वो तो खुलकर कहते हैं ना कि अपनी जाति से में इकलौते विधायक हैं और उसके बावजूद 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनको पता है ऐसे थोड़ी ना मुमकिन होगा। मुकेश पारीक जी हमारे साथ है, बीजेपी नेता। मुकेश पारीक जी, 2 दिन का मंथन हुआ है सर दिल्ली के अंदर। मानकर चले कि इस बजट में बहुत कुछ दे दिया जाएगा और एक संदेश दिया गया है, यह कहा गया कि इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहिए कि मोदी आएगा जिता जाएगा, काम करना पड़ेगा। इशारा राजस्थान को था, छत्तीसगढ़ को था, मध्य प्रदेश को था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है और केंद्र में सरकार है, वो कार्य पर आधारित है। नरेंद्र मोदी जी जैसे नेतृत्व इस देश को मिला है और आपने देखा होगा पिछले 8 सालों में भारत एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में उभरा है। जहां भारत पहले बड़ी मदद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था, आज भारत इतना सक्षम देश हो गया है कि आज वो दूसरों की मदद करने के लायक बन चुका है। आज हमारा युवा जो नौकरी के लिए भटकता था, आज वो नौकरी देने के सक्षम बन गया है। आज जिस प्रकार से चहुमुखी विकास हुआ हो, चाहे जल थल नभ, अब सब जगह जिस प्रकार से मुकेश पारीक जी, सर कोई जनसभा थोड़ी ना चल रही है। आप बताइए ना मुझे, आप मुझे बताइए ना, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर क्या है, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर क्या है, गुजरात में बेरोजगारी दर क्या है? आप सुनिए सर, चुनावी साल शुरू हुआ है, चुनावी सभाएं थोड़ी ना शुरू हो गई। नहीं, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, अब मैंने उसी का जवाब दिया है कि आज जो 2 दिन का जो मंथन हुआ है, उसमें मैंने आपको ये बताया कि मंथन में जो आने वाले जो आगामी चुनाव है 2023 में 2 विधानसभाओं में, वो और 24 में जो हमारा देश का चुनाव है, उन चुनावों के ऊपर मंथन हुआ है सभी प्रदेशों का। अच्छा, ये बताइए, अंदर खाने की खबर आ चुकी है सर, क्योंकि जेपी नड्डा जी का तो एक्सटेंशन हो गया, नहीं आप राजस्थान में एक्सटेंशन हो गया, बदलाव होगा, उसका जवाब देता हूं। आपका प्रश्न सर, सवाल यह है कि राष्ट्रीय स्तर पे तो एक्सटेंशन हो गया नड्डा जी का, राजस्थान में एक्सटेंशन हो गया या नहीं होगा? जी, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उसके बाद में इसकी घोषणा होगी। सर, हमारे केंद्र में अदिति बैठी हुई है, अदिति से पूछ लेते हैं। अदिति, क्या राजस्थान को लेकर कुछ चल रहा है कि क्या होगा बीजेपी के अंदर अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर? आज जब प्रेस वार्ता हुई और प्रेस वार्ता में ये बताया गया कि जेपी नड्डा का एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है, उनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया है, जिसका मतलब था कि 2024 में उनकी अध्यक्षता में चुनाव होंगे।
तब ये सवाल पूछा गया, ऑफ रिकॉर्ड ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि ये सवाल पूछा गया कि अब वो जो 16 ऐसे प्रदेश थे जहां पे प्रदेश अध्यक्षों को बदलना था, अगर चुनाव की प्रक्रिया में जाते भारतीय जनता पार्टी तो 16 प्रदेश अध्यक्षों को बदलना होता, क्योंकि उनका टेन्योर से लेकर तमाम मसले थे। तो ऐसे में जब ये पूछा गया कि उन प्रदेश अध्यक्षों का क्या होगा, तो एक पार्टी के वन ऑफ द सीनियर नेता ने ये कहा कि जो भी चुनावी राज्य है वहां पर प्रदेश अध्यक्षों को नहीं बदला जाएगा, उन्हीं के साथ में चुनाव में जाया जाएगा। तो आपने जो सवाल किया विजेंद्र, उस लिहाज से अभी कुछ देर बाद भारत फर्स्ट इंडिया भी पढ़ा में खबर आने वाली है कि उसमें जो सतीश पूनिया है उनको, अगर वो चुनावी राज्य है राजस्थान, तो उस लिहाज से सतीश पूनिया को नहीं बदला जाएगा और सतीश पूनिया के साथ ही चुनाव में जाया जाएगा। क्योंकि जब आज आपने अनऑफिशियली ऑफिशियली ये बता दिया कि राजस्थान में होना क्या है। आरसी चौधरी जी, सर क्या वाकई में, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं सर, मुख्यमंत्री अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उन तक मैसेज पहुंच रहा है कि चिरंजीवी एक तरफ, निरोगी राजस्थान एक तरफ, शहरी रोजगार गारंटी एक तरफ, अन्नपूर्णा योजना एक तरफ, इंदिरा गांधी रसोई एक तरफ और तमाम योजनाएं एक तरफ, यहां तक कि ईआरसीपी पर जो राजस्थान में खुद मुख्यमंत्री काम करें वो एक तरफ और ये मुद्दे एक तरफ। ये आदमी के जनमानस में अलग तरीके से छाप छोड़ेंगे, इसको मिटाने की जरूरत है। विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से तमाम जो योजनाओं का जिक्र किया, लेकिन राजस्थान की जनता जानती है कि एंटी चीटिंग एक्ट 2022 जो राजस्थान की सरकार लेके आई थी, सदन के अंदर खुली चर्चा की। आज अन्य राज्यों में जो पेपर लीक हो रहे, उत्तराखंड की सरकार है वो अध्यादेश के माध्यम से उस बिल को लाने जा रही है। वो राजस्थान सरकार का जो बिल है उसका अनुगामी बन रही है। इसलिए अगर देश को कोई नजीर पेश कर रहा है तो वो राजस्थान की सरकार कर रही है। राजस्थान जीरो टॉलरेंस अगर करप्शन पे लेके आई तो इसको सब देख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जो विभागों से उन्हें अनुशंसा मिलनी चाहिए जो नहीं हो पाती है, इसके लिए हम कमेटी बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइम पे। वरना भारतीय जनता पार्टी ने तो क्या किया, केंद्र की सरकार ने 7B एंटी करप्शन एक्ट जो 1988 है उसके अंदर चेंज कर दिया, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया अलग हैं और पब्लिक परसेप्शन अलग होता है। केसरी सिंह जी, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही। आंकड़ों में आप कितने मजबूत हो जाइए, जनता के जहन में मजबूती बहुत जरूरी है। अगर राजस्थान गवर्नमेंट को सिर्फ अगर एक प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरह देखें तो ये प्लानिंग डिपार्टमेंट के मामले में अव्वल दर्जे पे है, मगर एग्जीक्यूशन की जैसे ही बात आती है वो या तो इनके इंटरनल जो भी सिस्टम चल रहा है या वन मैन चिप के कारण वो उनका एग्जीक्यूशन जो जनता देख नहीं पा रही है। लेकिन सर मैं बस वैसे ही आपको रोक रहा हूं, 80% घोषणाएं तो पूरी हो गई हैं, तो एग्जीक्यूशन और कितना चाहिए? नहीं सर, 80% जो घोषणाएं पूरी हुई हैं वो एक डेटा है। आपने सच में कितने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, कितने लोगों को टच कर पाए हैं, वो तो पब्लिक परसेप्शन आप देख ही रहे हैं ग्राउंड पे जाके जी। आप सिर्फ डेटा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है नरेश शर्मा जी, क्योंकि मुख्यमंत्री अमूमन आम आदमी के बीच में रहते हैं और वो जिस भी दौरे पर जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपनी योजनाओं की ग्राउंड रियलिटी को समझा जाए, तभी तो बार बार उनका जिक्र करते हैं। तो वो पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? देखिए, जैसे कहा कि घोषणाएं अच्छी हैं, चर्चा होती है, देश में चर्चा होती है, लेकिन ये बात भी सही है कि अभी जो गांव का गरीब है, जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति, जिसके लिए घोषणा बनाई गई थी, जिसके लिए घोषणा की गई थी, योजना बनाई गई थी, अभी पूरी तरह से वो उससे लाभान्वित नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो खुद फीडबैक लेते हैं। आपने देखा होगा आम सभा में पूछ लेते हैं कि आपको इस योजना के बारे में पता है क्या, आपको चिरंजीवी योजना में कितने का लाभ मिलता है पता है क्या। वहाँ से जवाब जब ना में आता है कई जगह, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये मंत्रियों की जिम्मेदारी है, ये जनप्रतिनिधियों की, कांग्रेस की उनकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सरकार की योजना है वो जन जन तक पहुँचाई जाए। और जो 2 दिन का जो ये प्रोग्राम हुआ है उनमें भी ये बातें सामने आई हैं। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, एक सवाल, क्या आपको लग रहा है कि जो अभी तक ये था कि भाई अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलती, जिसकी कमेटी का जिक्र किया, आपको लग रहा है कि इस बजट के साथ साथ वो पूरा हो जाएगा? क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है, ईसीबी ट्रैप तो कर लेती है लेकिन अभियोजन की स्वीकृति ही नहीं मिलती है। नरेश जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा, जब कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला हुआ था, सर्वसम्मति से फैसला हुआ था, क्योंकि बार बार यही चर्चा आ रही थी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो बात कही, हमने उनसे पूछा कि एसीबी का जो मामला है उसको लेके भी, तो उनका ये कहना था कि सरकार जीरो टॉलरेंस है। अब चूंकि आरोप लग रहे थे लगातार कि ट्रैप तो होता है लेकिन आगे कार्रवाई नहीं होती, तो उसके लिए भी एक मैकेनिज्म बनाया गया है। देखना ये होगा कि इस मैकेनिज्म बनने के बाद में वास्तव में जो परिणाम है वो कुछ नजर आएंगे, आंकड़े बदलते नजर आएंगे, या फिर एसीबी ट्रैप करती है और उसके बाद सजा तो कभी बहुत कम सुना होगा विजेंद्र जी की किसी को सजा मिली होगी। बिल्कुल ठीक बात है सर।
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अदिति आपका भी शुक्रिया। मुकेश जी माफी चाहूंगा, थोड़ा कम वक्त दे पाए, लेट से आप जुड़ पाए हमारे साथ। केसरी सिंह जी आपका भी शुक्रिया, और नरेश शर्मा जी और आरसी चौधरी जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल जिस तरीके से शंखनाद हुआ है, इसमें जो सबसे पहली रणभेरी बजेगी उसको दोनों ही तरफ से बजट के जरिए बजाया जाएगा। नजर रखिए राजस्थान के बजट में क्या मिलता है और केंद्र के बजट से क्या मिलता है। नमस्कार।